हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग अपना पहला क्लास फाइनेंशियल एंड बैंकिंग करंट अफेयर्स से स्टार्ट करेंगे। तो अभी जो फाइनेंस और बैंकिंग से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रहा है उसमें एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ IBA का है, इंडियन बैंक एसोसिएशन। ये इंडियन बैंक एसोसिएशन जो है उसकी स्थापना 1946 में हुई थी और ये जो बैंक है वो सरकारी क्षेत्र के बैंक और निजी क्षेत्र के बैंकों का एक संगठन है। तो SBI के जो चेयरमैन हैं श्री CS शेट्टी, ये इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। और उसके साथ के साथ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की CEO A मनी मैक्ले, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की CEO A मनी मैक्ले, पंजाब एंड सिंध बैंक के स्वरूप कुमार साहा, बैंक ऑफ बहरीन और कुवैत जो इंडिया में है, उसका जो इंडियन ऑपरेशन है, उसके CEO माधव नायर, ये जो है वो इंडियन बैंक एसोसिएशन के डिप्टी चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। देखिएगा कि आगे के एग्जामिनेशन में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इसके साथ साथ और भी रिलेटेड एग्जाम और भी कुछ रिलेटेड अपॉइंटमेंट भी है। जब न्यूज़ पूरा डिटेल से आपके पास न्यूज़पेपर में पहुंच जाएगा तो उसको आप स्टडी करिएगा। तो इंडियन बैंक एसोसिएशन, जैसा मैंने पहले कहा, 1946 में बना था और भारत के सभी निजी क्षेत्र के बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंकों का एक संगठन है। तो यहाँ पर SBI की हम लोग जब बात करते हैं तो SBI की स्थापना 1955 में हुई थी, 1 जुलाई 1955 को। इसी कारण से 1 जुलाई को SBI दिवस मनाया जाता है। और साथ के साथ स्टैटिक फॉर्मेट में जब हम बात करते हैं तो श्री जॉन मथाई, ये SBI के पहले चेयरमैन थे, नाम याद रखिएगा। श्री जॉन मथाई SBI के पहले चेयरमैन थे। ठीक है, अब हम लोग दूसरे न्यूज को देखते हैं। एक जो दूसरा इंपॉर्टेंट न्यूज है वो बैंकों के एग्जामिनेशन में काफी पॉपुलर है, वो न्यूज MPC से रिलेटेड है। MPC आप जानते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होता है और इसमें 6 सदस्य होते हैं। इसमें 3 RBI के होते हैं और 3 सदस्य बाहरी सदस्य होते हैं जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है उसकी स्थापना 2016 में हुई थी। तो ध्यान में रखिएगा कि 6 सदस्यों वाला बोर्ड है और ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है इसको रेट डिसाइडिंग कमेटी कहा जाता है। रेट डिसाइडिंग कमेटी, तो वो रेट क्या है? तो RBI का जो की रेट है जिसको हम पॉलिसी रेट कहते हैं, जिसको हम रेपो रेट कहते हैं, उस बात का जो डिसीजन है वो ये MPC करता है। ठीक है, तो अभी RBI ने वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए MPC के मीटिंग का शेड्यूल पब्लिश किया है। तो MPC की जो मीटिंग होगी वो पहली मीटिंग अप्रैल में होगी, देन उसके बाद दूसरी जो मीटिंग है वो जून में होगी, तीसरी मीटिंग अगस्त में, उसके बाद अक्टूबर में, दिसंबर में और लास्ट मीटिंग फरवरी मंथ में होगी। तो ये बाई मंथ 2 महीने में ये एक बार मीटिंग करता है और अपने की रेट को, पॉलिसी रेट को डिसाइड करता है ना। तो RBI रेपो रेट को, रिवर्स रेपो रेट को, बैंक रेट को, CRR को, SLR को जो तय करता है, निर्धारित करता है कि कितना बेसिस पॉइंट रहेगा, कितना बेसिस पॉइंट बढ़ेगा या घटेगा। यहाँ पर
बेसिस पॉइंट आपको समझना पड़ेगा, बीपीएस, बेसिस पॉइंट, एक बेसिस पॉइंट 0.01 होता है। अगर हम एक ये डिजिट है, इसको अगर हम 100 बराबर भागों में बांट दें तो पहला भाग क्या होगा, 0.01 होगा, है ना। उसी तरह से ये 0.01 होगा, उसको हम कहेंगे 1 बीपीएस, 1 बेसिस पॉइंट। अगर मान लीजिए कि एक बैंक है, उसका जो लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 10%, है ना। तो आप 10% बोलिए या 1000 बीपीएस बोलिए, दोनों सेम होगा। अगर मान लो कि बैंक ने अब अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा करके 9.75 कर दिया, तो हम कहेंगे ना कि 25 बीपीएस उसने रेट घटा दिया। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए कि 10.5% कर दे, तो हम कहेंगे ना कि 50 बीपीएस रेट बढ़ गया। यानी कि जब बीपीएस बढ़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, है ना, तो बीपीएस बढ़ने का मतलब सीधा ये होगा कि मार्केट में लिक्विडिटी की सप्लाई में, लिक्विडिटी मतलब कैश के सप्लाई में कमी आएगी, और बीपीएस डिक्रीज होगा तो लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर आप स्टैटिक फॉर्मेट में ये ध्यान में रखिएगा कि एमपीसी की स्थापना कब हुई थी, एमपीसी के मीटिंग में और कई सारे डिसीजन लिए जाते हैं, साथ के साथ क्वार्टर बेसिस पर, या नहीं तो मंथ ऑन मंथ बेसिस पर, या नहीं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एमपीसी जीडीपी का भी प्रोजेक्शन करता है, जीडीपी का भी अनुमान लगाता है। तो बैंकों के एग्जामिनेशन में ये बड़े पॉपुलर क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में जो एमपीसी की मीटिंग हुई थी उसके अकॉर्डिंग ये पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में उसने कितना % जीडीपी रहने का अनुमान लगाया है। ठीक है, तो जब ये एमपीसी बना था तो उस समय हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर श्री अरुण जेटली जी थे, और वर्तमान समय में यही एमपीसी जो है वो पॉलिसी रेट को डिसाइड करता है। ठीक है, हम लोग अब दूसरा न्यूज़ देखते हैं। एक इम्पोर्टेंट न्यूज जो बैंकों से रिलेटेड है वो राज्यसभा से संबंधित है। अभी राज्यसभा ने बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल 2025 इसको इन्होंने पास कर दिया। हालांकि लोकसभा इसको दिसंबर 2024 में ही पास कर चुकी है। तो इस बिल में कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि अकाउंट होल्डर्स को 4 नॉमिनी रखने का अधिकार दिया जाएगा, वो 4 नॉमिनी रख सकता है। ठीक है, और इसके साथ साथ कुछ अन्य कानूनों में भी सुधार हुए हैं जो कोऑपरेटिव बैंक से रिलेटेड है। तो कोऑपरेटिव बैंक से रिलेटेड जो कानून है उसमें सुधार करके ये कहा गया है कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स के डायरेक्टर्स होते हैं उनका कार्यकाल 8 वर्ष से बढ़ा करके 10 वर्ष कर दिया जाएगा। कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन और कोऑपरेटिव बैंक के होल टाइम डायरेक्टर, इनके कार्यकाल के संबंध में बिल में कुछ नहीं कहा गया, जो पहले से चला आ रहा था वही प्रावधान चलते रहेंगे। अच्छा, कोऑपरेटिव बैंक जब हम बात करते हैं, जरा यहाँ पर बोर्ड में ध्यान से देखिएगा, हमारे देश में जो कॉप बैंक होते हैं वो यूसीबी होते हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, और दूसरा जो है वो आरसीबी होता है, रूरल कोऑपरेटिव बैंक होता है। ठीक है, तो अभी हमारे देश में जो सारस्वत बैंक है, सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक, ये भारत का सबसे बड़ा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है।
क्योंकि सबसे बड़ा है तो इसका जो डिसीजन है, इसकी जो पॉलिसियाँ हैं, इसके जो प्रोडक्ट हैं, वो जब कुछ नया बनाता है तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है। इसके डायरेक्टर्स अपॉइंट होते हैं, चेयरमैन अपॉइंट होते हैं, तो आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है। अच्छा, एक न्यूज FATF से रिलेटेड आया है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, है ना। दुनिया भर में मनी लॉन्ड्रिंग और ब्लैक मनी, साथ के साथ टेररिस्ट फिनांस को रोकने के लिए, G7 के इनिशिएटिव से 1989 में FATF बनाया गया। भारत इसका पूर्णकालिक सदस्य भी है और FATF का जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है। तो FATF की जो भी हालिया मीटिंग है वो भारत में हुई थी। उसमें कई सारे डिसीजन लिए गए भारत सरकार ने और बैंकों ने। FATF से कई तरह के डिमांड्स किए हैं। वो आगे जब न्यूज़पेपर में आएगा तो उसको अच्छे से पढ़िएगा, वो आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। अच्छा, ATM कैश विड्रॉवल से रिलेटेड, ATM कैश विड्रॉवल से रिलेटेड एक न्यूज है। इसमें कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 12 सरकारी बैंकों ने ATM कैश विड्रॉवल में सबसे ज़्यादा 331 करोड़ रुपया का जो इनकम है वो SBI ने किया है। और बाकी जो बाकी जो 925 करोड़ रुपए का इनकम है वो दूसरे सरकारी बैंकों ने किया है। ठीक है। तो ये ATM कैश विड्रॉवल का इनकम क्या होता है, जैसे जब हम अपने फ्री लिमिट को, हमारे ATM के ट्रांजेक्शन में कुछ फ्री लिमिट्स होते हैं, जब फ्री लिमिट को पार कर जाते हैं तो उसके बाद फिर हमें क्या करना पड़ता है, कुछ चार्ज देना पड़ता है। ठीक है। उसके अलावा इंटरचेंज ट्रांजेक्शन का चार्ज देना पड़ता है। इंटरचेंज ट्रांजेक्शन, आपका बैंक X है और आप Y बैंक के ATM से ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो उस कंडीशन में भी आपको चार्ज देना पड़ेगा, है ना। तो ये जो इस तरह से जो बैंकों को जो इनकम हो रहा है वो कैश विड्रॉवल, ATM कैश विड्रॉवल का इनकम है। ठीक है। आप देखते होंगे, आपको पता होगा कि आपके पास प्लास्टिक कार्ड है, डेबिट कार्ड है, आप उसका यूज कर रहे हैं, आपके रिकॉर्ड को बैंक मेंटेन करके रख रहा है, तो उसका आपसे वो APR लेता है, एनुअल परसेंटेज रेट लेता है ना। तो APR के रूप में सर्टेन अमाउंट आपके खाते से काट करके वो बैंक के खाते में चला जाता है, वो बैंक का अपना इनकम हो जाता है। तो कभी भी APR से रिलेटेड जो न्यूज आए वो आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, अब हम लोग लास्ट न्यूज देखते हैं। लास्ट न्यूज जो है वो प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना से रिलेटेड है। ये भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया एक योजना है और इस योजना में क्या होता है कि हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए आप ऑनलाइन डिजिटल फॉर्मेट में बैंकों में लोन का एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी पोर्टल में बैंक ऑफ बड़ौदा लाइव हुआ है। मतलब अगर हायर एजुकेशन के लिए लोन लेना चाहते हैं, किसके माध्यम से, प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना के माध्यम से, तो आप विद्या लक्ष्मी योजना के पोर्टल में BOB के पास लोन का अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा जो न्यूज है वो उस वक्त इंस्टेंट, अचानक से आपका कोई एग्जाम आने वाला है, मेंस का, RBI का हो या फिर IBPS हो, SBI हो, एग्जाम आने वाला है, 4 दिन 5 दिन 6 दिन पहले, है ना, 10 दिन पहले इस तरह का न्यूज आ गया है, तो आपसे एग्जामिनेशन में वो क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है। तो प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना में अभी के समय में भारत सरकार ने 860 संस्थानों को रखा है।
इन 860 में से अगर आप किसी भी संस्थान में हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो आप प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी पोर्टल में ऑनलाइन जा करके लोन का अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इतने ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। हैव ए गुड डे।